अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, खुश आमदीद आपका एमए स्टोरी सेंटर में। आज हम आपके लिए एक ऐसी कहानी लाए हैं जो न सिर्फ आपके दिल को छू जाएगी बल्कि आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि जब घर में लालच घुस आए तो मोहब्बत और सुकून सबसे पहले मर जाते हैं। गांव जलालपुर अपनी सादगी, मिट्टी की खुशबू और पुराने रस्म और रिवाज के लिए मशहूर था। इसी गांव के बीचों बीच एक सूखा कुआं था जो कभी गांव की जिंदगी की अलामत हुआ करता था। अब वो सिर्फ खामोश खड़ा था, जैसे किसी राज का पहरेदार हो। कुएं के पास ही हाजी नदीम साहिब का पुराना घर था। वो गांव के इज्जतदार और नर्म दिल इंसान थे, बरसों से इसी मिट्टी में जुड़े हुए। एक बेटा शहर चला गया था, दूसरा फराज उन्हीं के साथ रहता था। चंद महीने पहले ही फराज की शादी रूबीना से हुई थी, जो शहर की पढ़ी लिखी, समझदार लेकिन हिसाब किताब वाली औरत थी। शुरू के दिनों में रूबीना सबका दिल जीतने में कामयाब रही। ससुर की खिदमत और शौहर के सामने फरमाबरदारी, मगर यह सब जाहिरी था। अंदर ही अंदर वो महसूस करती थी कि यह पुराना घर, ये जमीन, ये जायदाद अगर उसके कब्जे में आ जाए तो जिंदगी बदल जाएगी। एक दिन सुबह रूबीना सहन में झाड़ू दे रही थी जब नौकर हामिद दौड़ता हुआ आया। बीबी जी, कुएं के पास कोई पुरानी चादर पड़ी है, खून के धब्बे लगे हैं। पूरा घर इकट्ठा हो गया। फराज और हाजी साहब भी बाहर आए। वाकई एक पुरानी सफेद चादर थी जो धूल में अटी हुई थी और एक कोने पर लाल धब्बे लगे थे। रूबीना ने हैरानगी का इजहार किया, मगर दिल ही दिल में सोचने लगी कि यह बात अजीब है। कुआं तो सालों से बंद पड़ा है, फिर यह चादर अब क्यों नजर आई? हाजी नदीम के चेहरे का रंग बदल गया। वो देर तक चादर को घूरते रहे, जैसे उनकी आंखों के सामने कोई पुरानी तस्वीर जिंदा हो गई हो। फिर आहिस्ता से बड़बड़ाए, ये साजिदा की तो नहीं? फराज चौंक गया। साजिदा? कौन साजिदा अब्बा? हाजी साहिब खामोश हो गए। रूबीना के दिल में तजस्सुस ने जन्म लिया, ये औरत कौन थी? उसी दिन से घर का माहौल बदल गया। हाजी साहिब खामोश रहने लगे, पुरानी यादों में गुम। रूबीना ने कई बार फराज से पूछा, मगर वो हर बार बात बदल देता। बस पुराने जमाने की कोई बात होगी, छोड़ो। मगर रूबीना के लिए छोड़ना मुमकिन नहीं था। इसे शक हुआ कि इस चादर और साजिदा के बीच कोई राज छुपा है। एक दिन वो किचन में बर्तन धोते हुए नौकरानी से बोली, हामिद की अम्मा, तुम पुराने वक्तों से यहां हो ना, ये साजिदा कौन थी? बूढ़ी औरत ने चौंक कर कहा, बीबी जी, वो बहुत नेक थी, हाजी साहिब की पहली बीवी। अल्लाह जाने क्या हुआ, एक दिन अचानक गायब हो गई। किसी को कुछ पता ना चला। बस तब से वो कुआं बंद कर दिया गया। रूबीना खामोश हो गई, चेहरे पर मसनूई हैरत, दिल में उठती लहर, क्योंकि अब खेल दिलचस्प होने लगा था। इसी शाम हाजी नदीम के कमरे से हल्की खांसी की आवाज आई। रूबीना दूध लेकर अंदर गई। कमरा किताबों और पुरानी चीजों से भरा था। हाजी साहिब किसी पुरानी डायरी के औराक पलट रहे थे। रूबीना ने आहिस्ता से कहा, अब्बा जी, अब कुछ परेशान लग रहे हैं, क्या मैं मदद कर सकती हूं? हाजी साहिब ने सर उठाया, मगर जवाब ना दिया। बस धीरे से बोले, कुछ कहानियां दिल में दफन रहें तो बेहतर है रूबीना। हर राज रोशनी बर्दाश्त नहीं करता। ये अल्फाज रूबीना के दिल पर नक्श हो गए। वो जान गई कि राज बड़ा है और अगर वो उसे खोल ले तो शायद पूरे घर पर काबिज हो सकती है। रात को जब सब अपने कमरों में जा चुके थे, रूबीना ने आहिस्ता से हाजी साहिब के कमरे में कदम रखा। संदूक खुला छोड़ा गया था। अंदर कुछ जर्द कागज, एक तस्वीर और वही पुरानी चादर का दूसरा टुकड़ा। रूबीना ने तस्वीर उठाई। एक औरत मुस्कुरा रही थी, साजिदा। चेहरे में नरमी, मगर आंखों में अजीब उदासी। और सबसे हैरान कुन बात, वो रूबीना से मिलती जलती थी।
रूबीना के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। तो कहानी सिर्फ चादर की नहीं, किस्मत की भी है। वो तस्वीर वापस रखकर संदूक बंद करने लगी, मगर अचानक कमरे के दरवाजे से किसी ने आवाज दी, रूबीना, तुम यहां क्या कर रही हो? रूबीना चौंकी। वो फराज था। उसने जल्दी से संदूक बंद किया और बोली, अब्बा जी की तबीयत देखी थी, सो गए, अब चुल्लू तुम भी आराम करो। मगर उसकी नजरें अब तक कुनवे के बंद रास्ते पर थीं, जहां से शायद पूरे घर की चाबी निकलने वाली थी। फराज ने थोड़ा सा शक भरा अंदाज अपनाया, मगर रूबीना के मुस्कुराते चेहरे को देखकर कुछ न कहा। मगर रूबीना की आंखों में कुछ और था। वो अब सिर्फ बहू नहीं, इस घर की अगली मालिकन बनने का ख्वाब देख रही थी। अगली सुबह हाजी नदीम की तबीयत कुछ बोझल सी थी। वो देर तक अपनी पुरानी कुर्सी पर बैठे आसमान को तकते रहे। रूबीना ने उनके करीब आकर धीमी आवाज में कहा, अब्बा जी, क्या मैं आपके लिए कुरान पढ़ दूं? दिल हल्का हो जाता है। हाजी साहब ने एक नजर इस पर डाली, फिर आहिस्ता से सर हिला दिया। रूबीना की बातों में वो नरमी और लिहाज था जो किसी भी बाप के दिल को पिघला सकता है, और वही रूबीना की चाल थी। इस दिन रूबीना ने फराज से भी बात छेड़ दी। ये पुराना कुनवा बंद क्यों कर दिया गया? फराज ने टालने की कोशिश की। बस वैसे ही। कई साल पहले एक वाकया हुआ था, सब डर गए, तब से बंद है। कैसा वाकया? साजिदा नामी कोई औरत। पुरानी बात है, अब्बा भी नहीं बताते कुछ। रूबीना ने खामोशी से सर हिलाया, मगर अंदर ही अंदर वो जान चुकी थी कि यही राज उसका हथियार बन सकता है। इसी शाम जब घर के बाकी अफराद मसरूफ थे, रूबीना ने पुराने सामान का जायजा लेना शुरू किया। दीवारों पर धूल, बक्सों में जर्द पड़े कपड़े और एक पुराना डायरी नुमा रजिस्टर जिस पर लिखा था, साजिदा बेगम रोजनामा। रूबीना ने जल्दी से उसे खोला। पहला सफा, जब एक औरत की इज्जत खामोशी में दफन कर दी जाए, तब सिर्फ कुनवे गवाह बनते हैं। सफ़े पलटते गए, अल्फाज गहरे होते गए। साजिदा की तहरीरें दुख, जब्र और बेबसी से भरी थीं। सास का इल्जाम, शौहर की बेएतनाई, और एक रात जब अचानक वो लापता हो गई। कहीं कोई वाज़े इल्जाम न था, मगर एक सफ़े पर लिखा था, अगर कभी मेरा दूसरा रूप आए तो समझ जाना, हक वापस लेने आया है। रूबीना का दिल धड़क उठा। वो समझ गई कि ये औरत सिर्फ मजलूम नहीं थी, बल्कि बागी भी थी। अगले दिन सुबह रूबीना ने घर की सफाई का बहाना बनाया और कुनवे के अतराफ की झाड़ियां हटवाईं। वो कुनवा जो सबके लिए बेकार था, रूबीना के लिए सोने का कुनवा बनता जा रहा था। इसी वक्त हाजी साहब वहां आ गए। ये सब क्यों हटा रही हो बेटी? रूबीना ने बड़े आराम से कहा। सोचा सफाई कर दूं, शायद ये हिस्सा भी काम आए। वैसे भी यहां से पुरानी चादर मिली थी ना। हाजी साहब ने एक गहरी सांस ली और बोले, कभी कभी सफाई से भी राज निकल आते हैं, क्या तुम बर्दाश्त कर सकोगी? इसी रात रूबीना ने फराज से साफ लफ्जों में कहा, हमें घर के कुछ कागजात देखने चाहिए। मुझे लगता है बहुत कुछ अब्बा ने पुराना छोड़ दिया है। जायदाद की तकसीम का भी कोई बंदोबस्त होना चाहिए। फराज ने हैरत से कहा, अब्बा अभी जिंदा हैं और सब कुछ उनके ही नाम है। तो कब तक? रूबीना ने जरा सख्त लहजे में कहा। हम यहां रहते हैं, सब कुछ संभालते हैं, तो कम अज कम हमारे नाम होना चाहिए। फराज चुप हो गया। अब रूबीना ने किचन, स्टोर रूम और हाजी साहब के कमरे पर अपनी नजर गहरी कर दी। वो जानती थी कि अगर उसे साजिदा की कहानी मुकम्मल समझनी है तो हर कोना छानना पड़ेगा। फिर एक दोपहर जब सब आराम कर रहे थे, रूबीना को एक पुराना लिफाफा मिला जिस पर लिखा था, सिर्फ फराज के लिए। उसने झिझकते हुए वो लिफाफा खोला। अंदर एक वसीयत थी। वसीयत में लिखा था,
मेरे बाद ये घर सिर्फ इसको मिले जो इस घर की इज्जत बचाए, जो मेरे गुनाहों का हिसाब जाने, जो साजिदा को समझे। रूबीना का चेहरा सफेद पड़ गया। यह खत किसी और के लिए था, मगर अब उसकी चाल को खतरा महसूस हुआ। रूबीना ने वो लिफाफा हाथ में पकड़ा हुआ था, जैसे इसमें इसकी तकदीर बंद हो। अंदर लिखी सतरें इसके दिल में गूंज रही थीं। मेरे बाद ये घर सिर्फ इसको मिले जो मेरे गुनाहों का हिसाब जाने, जो साजिदा को समझे। उसका रंग उड़ गया था। ये वो नहज थी जहां से जायदाद तक का रास्ता सीधा नहीं, टेढ़ा होने वाला था। रूबीना ने उधर उधर देखा और वो वसीयत फौरन अपने कपड़ों के संदूक में छुपा दी। ये खत अगर फराज हाजी साहिब के हाथ लगा तो सब खत्म हो जाएगा। वो अब जान चुकी थी कि साजिदा का नाम, इसकी मौजूदगी और ये कुनवा सब जुड़े हुए हैं। इसी रात रूबीना ने एक नया खेल शुरू किया। फराज कमरे में दाखिल हुआ तो रूबीना ने मुस्कुरा कर कहा, क्या तुमने कभी सोचा कि अगर कल को अब्बा ना रहे तो ये घर किसका होगा? फराज ने चौंक कर कहा, क्या बातें कर रही हो? अब्बा तो अभी मुकम्मल होश में हैं, सब उनके नाम है। रूबीना ने आहिस्ता से कहा, होश में तो हैं, मगर वसीयत, कहीं ऐसा ना हो कि उन्होंने पहले ही कुछ फैसला कर रखा हो किसी और के हक में। फराज के माथे पर बिल आया। क्या मतलब? किसके लिए? मसलन अगर कभी कोई और बीवी थी अब्बा की। साजिदा? फराज ने आंखें सुकेड़ लें। तुम ये सब कहां से ला रही हो? रूबीना ने चालाकी से कहा, अब्बा के कमरे से कुछ पुराने कागजात मिले और कुछ बातें हामिद की अम्मा से सुनी हैं। फराज ने तेज लहजे में कहा, उन बातों में ना पड़ो। अब्बा ने अगर कुछ छुपाया है तो वो उनका माजी है। हमें अपनी जिंदगी पर ध्यान देना चाहिए। रूबीना खामोश हो गई, मगर दिल ही दिल में वो जान गई थी ये बात फराज के जरिए नहीं बनेगी। अब उसे सीधा वार करना होगा। अगले दिन सुबह हाजी नदीम काफी कमजोर लग रहे थे। वो अपने बिस्तर पर लेटे हुए थे। रूबीना ने दूध का गिलास पकड़ते हुए कहा, अब्बा जी, अगर आपने कभी कोई वसीयत लिखी हो तो हमें पहले से मालूम होना चाहिए ताकि कल को किसी को शिकायत ना हो। हाजी साहिब ने गहरी नजरों से रूबीना को देखा। जो चीज वक्त से पहले सामने आए वो नुकसान देती है बेटी। लेकिन अब्बा जी, अगर फराज के हक में कुछ हो तो मैं खुशी से कबूल करूंगी, मगर कहीं और कुछ हो तो दिल टूट भी जाता है और घर भी। हाजी साहिब ने आंखें बंद कर लीं, जैसे वो इस बात का बोझ सह नहीं सके। उनके चेहरे पर एक अजीब सी थकन थी और शायद पछतावा भी। रूबीना ने इसी शाम वही वसीयत निकाली और उसमें कुछ अल्फाज चुपके से काट दिए। जहां लिखा था, ये घर सिर्फ इसको मिले जो मेरे गुनाहों का हिसाब जाने। अब लिखा था, ये घर मेरे बेटे फराज के लिए है जो इस घर की इज्जत और जोड़े बचाएगा। अगले दिन वो वसीयत खुद फराज को दिखाने लगी। ये मिला है पुराने बक्से से, तुम ही के लिए है शायद। फराज ने पढ़ा और मुस्करा दिया। अब्बा ने कुछ नहीं बताया, मगर अच्छा है, शुक्र है, साफ बात है। रूबीना ने अंदर ही अंदर सूख का सांस लिया। अब अगला कदम सिर्फ जायदाद का इंतकाल है। इसी दौरान रूबीना ने पुराने रजिस्ट्री रिकॉर्ड का जायजा लेना शुरू किया। इसे पुराने सरकारी कागजात में साजिदा बेगम के दस्तखत वाला एक रजिस्टर मिल गया। साल 2002। दस्तखत साजिदा नदीम बेगम। मजमून प्रॉपर्टी एक्नॉलेजमेंट। ये एक बम था। ये साबित कर रहा था कि साजिदा इस घर की कानूनी शरीयत के मालिक थी, और अगर वो जिंदा हो या उसकी कोई कानूनी औलाद हो तो। रूबीना ने वो कागज फौरन छुपा दिया। अब वो साजिदा के जिक्र से भी घबरा गई थी।
इसी वक्त नौकर हामिद आया। बीबी जी, अब्बा जी कुछ कह रहे थे, उनको लगा आप बाहर जा रही हैं। रूबीना चौंकी। मैंने तो कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा अगर रूबीना शहर जा रही है तो शायद वो कुछ ले जाने वाली है। रूबीना ने अगले 2 दिन शहर जाने का बहाना बनाया। असल में वो इस रिकॉर्ड को रजिस्ट्री ऑफिस में दबाने जा रही थी, लेकिन वहां उसे एक और धचका लगा। ये कागज अब भी एक्टिव है, साजिदा का कोई वारिस आ जाए तो वो दावा कर सकता है। रूबीना का दिल बैठ गया। घर वापस आकर वो सीधा हाजी साहब के कमरे में गई और गुस्से से बोली, अब्बा जी, आपने जो किया वो हमें अंधेरे में रखने के बराबर है। आपने हमें कभी बताया नहीं कि साजिदा की मलकियत इस घर में मौजूद है। हाजी साहब ने आहिस्ता से कहा, बताने का फायदा तब होता जब कोई सुनने वाला हो। तुम तो लेने आई हो, देने का ज़र्फ तुम में कहां है रूबीना? रूबीना के चेहरे पर सख्ती आ गई। तो आप मुझे बहू मानते ही नहीं, सिर्फ पुरानी बीवी को याद रखते हैं जो न जाने जिंदा है या मरने वाले कभी कुछ छोड़ जाते हैं रूबीना, मगर लालच वाले सब कुछ लेकर भी खाली रह जाते हैं। अगली सुबह रूबीना का रंग बदला हुआ था। उसने फराज से कहा, तुम्हें क्या लगता है अगर अब्बा हमें यह सब ना दें तो क्या हम अलग होकर नहीं रह सकते? फराज ने चौंक कर कहा, रूबीना, तुम कैसी बातें कर रही हो? ये घर अब्बा का है, हम सब का है। नहीं फराज, ये सब तुम समझोगे जब बहुत देर हो चुकी होगी। फराज खामोश खड़ा था। रूबीना की बातें इसके दिल को छू रही थीं, मगर वो उलझन में था। रूबीना, ये सब कुछ तुम्हारे लिए ही तो है। अब्बा ने कभी इनकार किया? रूबीना ने चेहरा दूसरी तरफ मोड़ लिया। इनकार नहीं किया फराज, मगर आज तक हमारे नाम कुछ नहीं किया। सिर्फ वादे, सिर्फ बातें। जब तक सब कुछ कागज पर ना हो मैं मुतमईन नहीं हो सकती। फराज ने आहिस्ता से कहा, मोहब्बत में यकीन जरूरी होता है, कागज नहीं। मगर रूबीना का दिल अब नर्म ना था। इसकी नजरें सिर्फ एक चीज पर थीं, कब्जा। अगली सुबह रूबीना ने सरकारी दफ्तर के लिए तैयारी की। उसने वो तरमीम शुदा वसीयत अपने साथ रखी और रजिस्ट्रेशन ऑफिस गई ताकि प्रॉपर्टी के इंतकाल का अमल मुकम्मल करा सके। कागजात जमा करवाते हुए क्लर्क ने एक नजर डालकर कहा, यह वसीयत कानूनी लगती है, लेकिन दस्तखत असली हैं या जाली, इसकी तस्दीक होगी। रूबीना ने फौरन जवाब दिया, दस्तखत अब्बा जी के हैं, फराज भी गवाह है। ठीक है, वेरिफिकेशन में 3 दिन लगेंगे। 3 दिन रूबीना के लिए बरसों के बराबर थे। इन दिनों में हाजी नदीम मुसलसल खामोश रहने लगे। फराज ने कई बार रूबीना से कहा, अब्बा परेशान रहते हैं, उनसे बात करो। रूबीना ने हर बार बात बदल दी, तुम उनके साथ बैठा करो, मुझे घर के काम संभालने दो। लेकिन दरअसल वो हर रात पुराने कमरे में जाती, साजिदा के कागजात तलाश करती और एक चीज को आ तो जला देती या छुपा देती। एक रात जब सब सो रहे थे, रूबीना ने चुपके से साजिदा की डायरी निकाली, वही जिसमें उसने अपनी तकलीफें लिखी थीं। रूबीना ने वो डायरी हाथ में ली और झटके से फाड़ना शुरू कर दी। जिसका कोई नाम लेने वाला नहीं, उसकी तहरीरें बाकी क्यों रहे। लेकिन डायरी के आखिरी सफ़े पर एक नोट लिखा था, जिसने मुझे दफन किया वो खुद भी कभी सुकून से ना जिएगा। रूबीना की सांस रुक गई। एक लम्हा को उसके हाथ कांपे, मगर फिर उसने सब फाड़कर एक मिट्टी की हांडी में डालकर आग लगा दी। अगली सुबह हाजी नदीम ने फराज को बुलाया। बेटा, मैं चाहता हूं कुछ बातें साफ हो जाए। मैंने एक वसीयत लिखी थी। फराज ने कहा, जी अब्बा, रूबीना को मिली थी, वही तो हमने जमा करवा दी। हाजी साहिब के चेहरे पर हैरत आई। कौन सी वसीयत? मेरे पास तो अब तक है।
फराज ने चौंक कर कहा, रूबीना कह रही थी वो आप ही की लिखी हुई है। हाजी साहब आहिस्ता से बोले, बेटा, मेरी लिखी वसीयत तो सिर्फ एक थी और इसमें किसी वारिस का जिक्र नहीं था, सिर्फ एक मुआफी थी उस साजिदा के लिए। अब फराज के पैरों तले जमीन निकल गई। वो भागकर रूबीना के पास आया। रूबीना, वो वसीयत कहां से आई? तुमने कहा था अब्बा ने लिखी है। रूबीना ने हकलाते हुए कहा, मैंने वही दी जो पुराने संदूक में मिली। मुझे क्या पता वो असली है या नहीं। फराज की आंखों में शक था। तुमने कुछ बदला तो नहीं, कुछ छुपाया तो नहीं? तुम मुझ पर शक कर रहे हो? रूबीना चलाई, मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ किया। फिर सच बताओ। फराज की आवाज बुलंद हुई। रूबीना खामोश हो गई। चंद लम्हे के बाद बोली, हां, मैंने अल्फाज बदले, लेकिन सिर्फ इसलिए कि हमें वो हक मिले जो हमारा है। फराज ने एक गहरी सांस ली और कमरे से बाहर निकल गया। इस रात वो सीधा रजिस्ट्री ऑफिस गया और कागजात की वापसी की दरखास्त दी। मेरी बीवी ने गलत बयानी की है, वसीयत जाली है, मैं इंतकाल की कार्रवाई रोकना चाहता हूं। घर वापसी पर रूबीना इसे रास्ते में ही मिल गई। कहां गए थे? फराज ने कहा, वहीं जहां से तुमने सब शुरू किया, खत्म करने। तुम ऐसा नहीं कर सकते। रूबीना चलाए, मैं कर चुका हूं। तुमने जो जलाया वो सिर्फ कागज नहीं थे, मेरी मोहब्बत, मेरे भरोसे, मेरे बाप का मान था। इसी रात हाजी नदीम ने फराज को पास बुलाया और आखिरी बात की, बेटा, मेरे गुनाहों का बोझ तुम ना उठा। मैंने साजिदा पर जुल्म किया था और वो जुल्म कभी ना कभी लूटता है। मैंने एक वसीयत छोड़ी है, मगर वो वसीयत जायदाद की नहीं, तौबा की है। फराज की आंखों में आंसू थे। अब्बा, मैं आपको मुआफ करता हूं। अगली सुबह गांव वालों ने सुना हाजी नदीम इस दुनिया से रुखसत हो गए। इनकी मैयत के करीब सिर्फ फराज था। रूबीना पीछे खड़ी थी, मगर नजरें अब कुनवे की समत थीं, वही सूखा कुनवा जहां से ये सब कुछ शुरू हुआ था। गांव की गलियों में सूरज ढलने को था। मस्जिद के लाउड स्पीकर से अजान की आवाज गूंजी और उसी लम्हे हाजी नदीम के घर से जनाजा उठा। हुआ में उदासी घुल गई। वो शख्स जो बरसों से इस गांव का सहारा था, आज मिट्टी तले जा रहा था। फराज कंधा दिए हुए था। आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर दिल में सुकून का सा एहसास था कि अब्बा आखिरकार रब के हुजूर जा रहे हैं, शायद अपने गुनाहों के बोझ से आजाद होकर। दूसरी तरफ रूबीना कुछ फासले पर खड़ी थी। चेहरा सफेद, आंखों में उलझन से ना दुख था ना इत्मीनान, सिर्फ डर। वो जानती थी कि अब अगर किसी ने इसकी चालाकी का राज खोला तो ये सारा गांव इस पर उंगली उठाएगा। जनाजे के बाद घर में खामोशी छा गई। रात ढलने लगी। फराज कुरान पढ़ रहा था और रूबीना खामोशी से पुराने कमरे में गई। वही कमरा जहां हाजी नदीम के बक्से रखे थे। उसने एक बिक्सा खोला, अंदर एक पुराना मकतूब था जिस पर लिखा था, साजिदा के नाम मेरा आखिरी एतराफ। रूबीना के हाथ कांप गए। उसने जल्दी से खोला। अंदर हाजी नदीम का हाथ से लिखा हुआ खत था। साजिदा, मैं जानता हूं कि तुमने जो दुख सहे वो मेरी सख्ती का नतीजा थे। तुमने सिर्फ इतना चाहा कि तुम्हें बीवी होने का हक दिया जाए, मगर मैंने तुम्हें इल्जाम और खामोशी में दफन कर दिया। मैंने सबके सामने तुम पर चोरी का इल्जाम लगाया, हालांकि वो रकम मैंने खुद छपाई थी। तुम इस दिन रोई थी, तुमने कसम खाई थी कि तुम लौटोगी, लेकिन तुम ना वापस आ सके। तुमने मुझसे सिर्फ इतना कहा था, अगर मैं ना रही तो मेरा हिस्सा किसी ऐसी औरत को मिले जो मेरे जैसी हो, जो इस घर को संभाल सके। और जब मैंने रूबीना को देखा तो मुझे लगा तुम वापस आ गई हो, सिर्फ चेहरे में नहीं, तकदीर में भी। रूबीना की आंखों से आंसू बह निकले।
मैं साजिदा जैसी वो खुद से बड़बड़ाई। मैं तो लालच में अंधी हो गई, और वो तो मजलूम थी। अचानक दरवाजे पर आहट हुई। फराज खड़ा था। क्या पढ़ रही हो, रूबीना? रूबीना ने जल्दी से कागज छुपाया, मगर फराज आगे बढ़ आया। उसने खत पकड़ा और पढ़ने लगा। जैसे जैसे सतरें आगे बढ़ती गईं, इसके चेहरे के तासुरात बदलते गए। तो अब्बा ने तुम्हें सिर्फ इसलिए बहू माना क्योंकि तुम साजिदा जैसी लगती थी। रूबीना के लब कांपे। मुझे नहीं मालूम था। मैंने तो सिर्फ जीतना चाहा था, कभी किसी को हराना नहीं। फराज ने तल्खी से कहा, लेकिन तुमने हार ही ली रूबीना। तुमने वो सब खो दिया जो एक औरत को सबसे कीमती मिलता है, एतबार। इसी लम्हे बाहर से आवाज आई। नौकर हामिद दौड़ता हुआ आया। साहिब, कुनवे के पास कुछ लोग खुदाई कर रहे हैं। पुराने पत्थर हटाते हुए कुछ मिला है। फराज और रूबीना दोनों बाहर दौड़े। गांव के चंद लोग कुनवे के अर्द गिर्द जमा थे। मिट्टी के नीचे से एक पुराना लकड़ी का संदूक बरामद हुआ था। संदूक खोला गया। अंदर एक चादर थी, वही सफेद चादर जिस पर सुर्ख धब्बे लगे थे। साथ ही एक कागज लिपटा हुआ था जिस पर लिखा था, मैं साजिदा हूं। मैंने खुद को इस घर की बदनामी से बचाने के लिए छोड़ दिया, मगर मेरा नाम बुरा नहीं था। बुरे वो दिल थे जिन्होंने मुझ पर शक किया। अगर कभी कोई औरत मेरी चादर पहने तो उससे कहो इज्जत का सौदा मत करना, चाहे दुनिया चली जाए। रूबीना के हाथ लरजने लगे। गांव की औरतों ने सर झुका लिया। एक बूढ़ी औरत बोली, बीबी साजिदा बहुत अच्छी थी। शायद वक्त ने आज इसका इंसाफ कर दिया। फराज ने हामिद को कहा, संदूक को वापस कुनवे में मत फेंकना। यह अब अब्बा और साजिदा के दरमियान एक निशान है। फिर इसने कुनवे के गिर्द छोटी सी दीवार बनवाने का हुक्म दिया। यह अब गांव की यादगार होगी, उस सच की यादगार। रूबीना पीछे हट गई। आंखों से आंसू गालों पर बह निकले। इसे लगा जैसे जमीन इसके कदमों तले खिसक गई हो। वो धीरे से बोली, मैंने सोचा था कुनवा खाली है, पर यह तो भरा था सच से, ईमान से, कुर्बानी से। रूबीना की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे अब सब कुछ साफ नजर आ रहा था। अपनी लालच, अपनी साजिश और साजिदा की कुर्बानी। इसी शाम रूबीना ने खुद को पहली बार आईने में यूं देखा जैसे वो साजिदा की परछाई हो। नर्म लहजा, खाली आंखें, अंदर से टूटा दिल। इसी लम्हे दरवाजे पर दस्तक हुई। फराज खड़ा था, हाथ में चाय के 2 कप। कुछ बात करनी है रूबीना, वो धीमे लहजे में बोला। रूबीना ने नजरें झुका लें। पहले मैं कुछ कहना चाहती हूं, वो आहिस्ता से बोली। मैं मानती हूं कि मैं लालची हो गई थी। मैंने तुम्हें, अब्बा को और इस घर को गलत समझा, मगर अब्बा के जनाजे और साजिदा की हकीकत ने मुझे आईना दिखा दिया है। फराज खामोशी से सुनता रहा। रूबीना ने लरजती आवाज में कहा, मैंने तुम्हें खोना नहीं चाहा था, मगर खुद को खो बैठी। अगर तुम चाहो तो मैं यहां से चली जाऊंगी। फराज ने गहरी सांस ली और कुर्सी पर बैठ गया। फिर आहिस्ता से रूबीना का हाथ थाम लिया। नहीं रूबीना, हम दोनों ने सीखा है, यह घर सिर्फ ईंटों से नहीं बनता, मुआफी और बर्दाश्त से बनता है। तुम अब भी मेरी बीवी हो और साजिदा की वारिस भी। कुछ दिनों बाद रूबीना ने साजिदा की याद में घर के सहन में एक छोटा सा पौधा लगाया। गांव की औरतें आईं, दुआएं की, और पहली बार रूबीना ने कुछ मांगने की बजाय देने का फैसला किया। वक्त गुजरता गया और 1 साल बाद वही सूखा कुनवा अब साफ हो चुका था। इसके किनारे पर छोटा सा बाग बन चुका था। इसी बाग में रूबीना बैठकर अपने नौमौलूद बेटे को झूला देती थी। फराज करीब बैठा मुस्कुरा रहा था।
बच्चे का नाम रखा गया साजिद। साजिदा की याद में फराज ने रूबीना से कहा, देखा, तुमने जो बीज लगाया था वो अब सिर्फ पौधा नहीं, नस्ल बन चुकी है। रूबीना ने आंखें बंद की और आसमान की तरफ देखा। शायद अब्बाजी और साजिदा बीबी हमें देखकर मुस्कुरा रहे हों। इंसान से गलती हो सकती है, मगर एहसास और तौबा से जिंदगी वापस आ सकती है। सच कभी दफन नहीं होता, वो वक्त आने पर जन्म लेता है, एक बच्चे की सूरत में, एक मुआफी की सूरत में, एक दुआ की सूरत में। रिश्ते जायदाद से नहीं, नियत से चलते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो एम स्टोरी सेंटर को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें। हम फिर हाजिर होंगे एक और हकीकत से भरी सबक आमोज कहानी के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।